हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज की लेक्चर हमारा पेनिनसुलर प्लेटी के ऊपर रहेगा। भारत के पेनिनसुलर प्लेटी को देखेंगे। आप सभी ने भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को हमने स्टार्ट किया था और दो फिजियोग्राफिक डिवीज़न आई गेस हम ख़त्म कर चुके हैं। दो की तीन हिमालयस को ख़त्म कर लिया था, साथ में हमने प्लेन्स को ख़त्म कर लिया, हिमालयस को ख़त्म कर लिया, कोस्टल प्लेन्स को ख़त्म कर लिया। तो लगभग तीन ऑलरेडी हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके हिमालयस हैं। सेकंड नंबर पे अपने पास प्लेन्स हो गए और कोस्टल प्लेन्स है ना, ये हमारा ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो में देख लो इसको। चलिए जी, आज की क्लास में हम करेंगे ये वाला हिस्सा इंडिया का। जो आपने भारत का मैप देखा है तो आई एम श्योर आपने भारत के मैप में, रुकिए मुझे अगर मैप होगा तो उसको अच्छा देखिए, फिजिकल मैप नहीं है शायद। तो इंडिया का जो ये मैप है, आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा भारत का, ये जो सारा एरिया है, देखो ये आपको ना, ये है आपके पास किसका हिस्सा है? ये सारा प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। लगभग इतना लिख लो इसका ना, दिस इज़ योर पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है ये। पेनिनसुलर इंडिया जैसे सब दो शब्दों से मिलके बना है। जैसे कि हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर, क्या पढ़ रहे हैं हम? पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब होता है क्या? देखिए, दो शब्दों से मिलके बना है, तो इन शब्दों को तोड़ के देख लेते हैं क्या क्या है। पहले पेनिनसुलर है, तो पेनिनसुला होता है आपके पास ऐसा लैंड मास जो कि तीन साइड से समुद्र से घिरा हो, तीन साइड से समुद्र के पानी से घिरा हो, है ना। इस साइड भी पानी, इस साइड भी पानी। तो देख लो इंडिया का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा सारा तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ठीक है जी, पेनिनसुलर हो गया। पेनिनसुलर की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। सेकंड है प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है? मान लो आपके आसपास ऐसा रीजन, देखो प्लेट्यू का मतलब होता है आपके आसपास का ऐसा रीजन जो कि बीच में से राइज किया हो, ठीक है जी, साइड वाले भाग दोनों से राइज किया हो। ये इसका लो लैंड है, ठीक है जी, ये लो हिस्सा ना, और ये आपके पास राइज किया हुआ है। अब राइज जब किया तो देखो ऊपर जाके राइज किया हो, लेकिन ऊपर से क्या हो, बिल्कुल सपाट हो। किसकी तरह? एक टेबल की टॉप की तरह। टेबल देखा है आई एम श्योर आप लोगों ने। तो टेबल का टॉप जिस तरह से होता है, उसी तरह से अगर लैंड फॉर्म का भी टॉप टेबल की टॉप की तरह, उसकी सतह, सतह बोलेंगे ना इसको, टॉप बोलेंगे। टॉप तो सतह तो बॉटम हुआ, है ना। जो इसके ऊपरी सतह है, ठीक है जी, वो टेबल की भांति वैसे सपाट, तो इसको आप क्या कह देते हैं? इसको आप पठार कह देते हैं। समझ गया मेरी बात को? तो आपका क्या हुआ, मैंने कहा दो शब्दों से मिलके बना है आपका आज का फिजियोग्राफी डिवीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर का मतलब होता है ऐसा लैंडमास जो तीनों साइड समुद्र से घिरा हो, और प्लेट्यू मतलब जो बीच में से उठाओ। अब ये तो हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। अगर मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करूँ तो उससे पहले, जब पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ने से पहले मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया की कुछ एक माउंटेन रेंजेस है, उनको समझना ज़रूरी है आपके लिए। पहले वो रेंजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन रेंजेस को कवर कर लेते हैं, फिर आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का थोड़ा सा हिस्सा हम बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपके पास देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करूँ तो, नहीं सॉरी, है ना, मैंने कहा हेडिंग डालो पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस, ठीक है जी, माउंटेन्स। माउंटेन्स एक रफ सा मैप ड्रॉ कर लें इंडिया का। देखिए अगर भारत की बात करूं तो आपके पास हिमालयस तो यहाँ पे ऊपर है ना, हिमालय पढ़ा दिया मैंने आपको, हिमालय हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एक यहाँ पे राजस्थान के पास इस तरह से, राजस्थान से गुजरात से स्टार्ट होते हैं, एक्चुअली में दिल्ली तक जाते हैं पहाड़, इनको कहते हैं अब अरावलीज। जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये अरावलीज है। राजस्थान से स्टार्ट होके गुजरात से स्टार्ट होके और फिर फाइनली कहाँ तक जाते हैं? दिल्ली तक जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ देखोगे विंध्याचल की पहाड़ियाँ, विंध्या रेंज कहते हैं इसको। विंध्या के नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। अब विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ी के बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे जो है आपके पास ये वाले पहाड़ जो है, इनको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, ठीक है जी। उसी तरह से कुछ एक लैंड साउथ में इस तरह को भी है, ईस्टर्न साइड को, ये थोड़े से डिसकंटिन्यूड है, मतलब लगातार नहीं है। जैसे वेस्टर्न घाट लगातार है ना, देखो ये लगातार थी यहाँ, लेकिन ये बीच में से टूटे हुए हैं। अब टूटने का कारण बताऊंगा तो यहाँ से रिवर फ्लो करती है। एक्चुअली में आपका जो पठार है ना, ये इस तरह का, इसकी टिल्ट इस तरफ को है, इस तरफ को है ये, इसका ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं आप, इस तरफ को स्लोप है। तो जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो यहाँ से बहती हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरफ को बहेंगी, तो ये इनको काटती हैं फिर बीच में इन पहाड़ों को, और ये नदी हमेशा डेल्टा फॉर्म करेंगी। ये जब हम नदियों को पढ़ेंगे तब बताऊँगा मैं आपको, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावलीज़ की पहाड़ियाँ, ये आपके पास अरावलीज़ हैं, ये मार्क कर रहा हूँ। ये आपके पास विंध्याचल या विंध्या की रेंज है, ये आपके सतपुड़ाज हैं। और इसके बाद ये जो पहाड़ियाँ हैं इनको वेस्टर्न घाट कहते हैं, ये आपके पास ईस्टर्न घाट है। ये कुछ एक माउंटेन रेंजेस है, कहाँ की? आपकी
पठार की, पेनिनसुलर इंडिया की। अब एक एक करके इन रेंजेस को कवर कर लेते हैं, फिर फाइनली फिर बताता हूँ आपको किस तरह से आप पेनिनसुलर इंडिया को कवर करोगे। सबसे पहले नंबर 1 रेंज आपके पास अरावली, ये वाली रेंज, इसको कवर देख लेते हैं, ठीक है जी। अब अरावली रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इस रेंज के लिए आप लिखोगे कि अरावली रेंज जो है आपके पास कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपके पास गुजरात से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, ठीक है जी, दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली में इसका नाम जो है आपने सुना होगा रायसेना हिल हो जाता है, रायसेना हिल। दिल्ली में जा करके इस पहाड़ी का नाम, अरावली का नाम होता है रायसेना हिल। ये तो इसकी एक्सटेंशन होगी। लगभग बात करें तो 800 से 860 के बीच में, 860 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या है टोटल लेंथ है, दिल्ली से राजस्थान गुजरात के बीच में। क्लियर है, होगी आपके पास रायसेना हिल दिल्ली में कहा जाता है। अरावली इसकी टोटल लेंथ है आपके पास 800 से लेकर 860। अब अरावली देखो माउंटेन है, तो अरावली जो माउंटेन है इनको कहते हैं आप ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब ये क्या हो गया, ओल्ड फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में क्यों डालते हैं इनको आप, देखिए ओल्ड मतलब पुराने, फोल्ड मतलब दो प्लेट्स आपस में आई होंगी, आपस में कन्वर्ज, प्लेट आपस में कन्वर्ज होती है ना, जब प्लेट आपस में टकराती हैं तो बीच का हिस्सा फोल्ड हो जाता है, जैसे कि हिमालय के केस में बताया था मैंने आपको, है ना। तो अरावलीज बने तो ऐसे ही हैं, लेकिन अरावली हिमालय से बहुत ज़्यादा पहले बन चुके हैं, इसलिए इनके आगे आपने क्या लगाया, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, एक टाइम पे अरावलीज की कहीं हाइट हिमालय जितनी रही होगी, धीरे 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 करके हिमालय के अरावली जो है इसकी हाइट कम हो गई, ठीक है जी। कम होने का कारण क्या है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस बाहर से लगती रहे, ठीक है जी, और एंडोजेनिक फोर्सेस होती है, कुछ एक अंदर से फोर्स लगती है ना बनाने के लैंडफॉर्म फीचर के लिए। जब पढ़ेंगे आप तो देखोगे लैंडफॉर्म जो है दो तरीके से बनते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस से, एंडोजेनिक फोर्सेस से। तो अरावली के केस में अंदर से जो फोर्सेज हैं वो कम लगती हैं, बाहर से फोर्सेज ज़्यादा लग रही है इसकी, इसलिए खत्म हो रही है धीरे धीरे, इनकी हाइट कम है। हाइट से मेरे को याद आ रहा है, तो अरावली की सबसे हाइएस्ट पीक देखो, आप लिखोगे हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली, हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली लिख लो आप, ठीक है, इज़ क्या है, सुना आपने कभी, गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है जी। कितनी हाइट है इसकी, 1722 मीटर। देखो कितनी हाइट है इसकी, 1722 मीटर, जो कि बहुत कम है। अगर हिमालय की बात करें, हिमालय में आपके जो शिवालिक से उनकी एवरेज ही लगभग 1500 के आसपास एवरेज है, लेकिन मिडिल हिमालय से उससे ज़्यादा है, 4500 मीटर के आसपास हाइट है, और आपके ग्रेटर हिमालय तो 6000 एवरेज है उनकी, है ना। तो देखिए अरावली से बहुत पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन, लेकिन हाइट देखो, हाइस्ट पीक जो है गुरु शिखर है, हाइट पीक की कितनी हाइट है, 1722 मीटर। क्लियर है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना कि अरावली पे यहाँ से गुरु शिखर है, और गुरु शिखर के आस अपने, आई होप आपने ये सुना होगा, माउंट आबू, माउंट आबू के पास है ये, ठीक है जी, माउंट आबू हिल स्टेशन है, माउंट आबू फेमस। अच्छा जी, क्लियर है, गुरु शिखर क्लियर है, अरावलीज होगी क्लियर अपने पास, है ना। नेक्स्ट अपने पास है, कौन सी करें, इसके बाद विंध्याचल कर लो। चलो देखिए, विंध्या की पहाड़ी देखियो, ये भी कहाँ से, लगभग एमपी के जोरहाट से स्टार्ट होकर के सासाराम बिहार तक जाती हैं। 1200 किलोमीटर के आसपास इनकी भी लेंथ है, ठीक है जी, सुनते रहो बस, 1200 किलोमीटर के आसपास लेंथ है। मैंने कहा कि ये भी विंध्याचल जो है इनकी एक्सटेंशन यहाँ तक है, बिहार तक जाती है, ठीक है, सासाराम बिहार तक जाती है, 1200 किलोमीटर टोटल एक्सटेंशन होगी। और अगर यहाँ की बात करो, विंध्या की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, जो विंध्या माउंटेन है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, बताओगे कोई, इसकी हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर। क्या ना, क्या है, ये गुरु शिखर है और इसकी सद्भावना शिखर है। क्या है, सद्भावना, हिंदी में लिखता हूँ, सद्भावना, सद्भावना, ठीक है, सद्भावना, सुनता रहा, सद्भावना शिखर। और सद्भावना शिखर किसकी है, विंध्याचल की हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर है। और कितनी हाइट है इसकी, 752 मीटर। देखो कितनी हाइट है इसकी, हाईएस्ट पीक है 752 मीटर, ठीक है, सद्भावना शिखर की हाइट है। आई होप क्लियर होगा आपको, बस इतना याद रखना आपने से ना, सद्भावना शिखर किसकी हाईएस्ट पीक है, विंध्याचल की, और मध्य प्रदेश के आसपास स्थित है विंध्याचल, ठीक है। यहाँ पे आपने जो इसके आसपास ना, मध्य प्रदेश में विंध्याचल में, ये आपके पास पन्ना के खादान है यहाँ पे, ठीक है जी, पन्ना की खाने हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए नीचे मूव करते हैं। अब ये वाला हो गया अपने पास, ये क्या था, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोबारा से बनाते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, कौन सी होगी, नेक्स्ट अपने पास कौन सी आ गई, इस तरह से थी, अरावलीज होगी, अरावलीज होगी अपने पास, विंध्याचल होगी। अब सतपुड़ा पे आ जाओ, देखो सतपुड़ा, सतपुड़ा
सतपुड़ा। अब सतपुड़ा जो नाम से देख लो, सात और पुड़ा, पुड़ा मतलब पहाड़ियाँ, 7 पहाड़ियों से मिल करके बनी है। इसमें से अपने मेजर पहाड़ियाँ जो याद रखनी है, महादेव हिल, महादेव हिल, मैकाल हिल, 2 पहाड़ियाँ याद रखनी है अपने, मैकाल की हिल, ठीक है जी। ये सतपुड़ा हिल का पार्ट है, महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ। मैकाल की पहाड़ियाँ तो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जैसे जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ और उसके बॉर्डर पे ही है मैकाल की पहाड़ियाँ। और महादेव की पहाड़ियाँ, यहाँ पे आप देखिए सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर होगी आपके पास किसकी, अरावलीज की। सद्भावना शिखर होगी आपके पास विंध्याचल की। और सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक क्या है, विंध्या की हाईएस्ट पीक बता दी आपको सद्भावना शिखर, लेकिन सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक बताओ, जल्दी बताओ। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। धूपगढ़ कितनी हाईएस्ट है, हाईएस्ट है कि 1350 मीटर के आसपास, ठीक है जी। कितनी हाईएस्ट है इसकी, धूपगढ़ की, किसकी, महादेव हिल्स पे स्थित है आपका धूपगढ़। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे आई एम श्योर आपने ये सुना होगा अमरकंटक, अमरकंटक सुना होगा आपने, अमरकंटक प्लेट्यू है ये, ठीक है जी। यहाँ से 2 रिवर ओरिजिनेट होती है, एक नर्मदा रिवर और साथ साथ में सोन रिवर, ठीक है जी। नर्मदा और सोन का उद्गम स्थल है और रेडियल पैटर्न बनता है यहाँ से ऐसे ऐसे करके। पैटर्न पढ़ाऊंगा आपको, रिवर जब बताऊंगा तो बताऊंगा कि रिवर जब बहती है तो कुछ पैटर्न फॉर्म करते हुए बहने के आधार पे जिस तरह की आकृति में आती है उस पर उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है और रेडियल पैटर्न बनता है ऐसे। कॉमन सा सेंटर है लेकिन मल्टीपल डायरेक्शन में रिवर जो फ्लो कर रही है। तो अमरकंटक प्लेट्यू से ऐसी रिवर यूनिटी होती है कि नर्मदा, एक सोन, जो अलग अलग दिशा में बहती हैं, एक ही उनका उद्गम स्थल है, ठीक है जी। तो अमरकंटक प्लेट्यू भी यहीं पर स्थित है। अब आपने पंचमढ़ी सुना होगा, ठीक है। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन, फेमस हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी लिखो, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी इज़ अ फेमस हिल स्टेशन इन, कहाँ पे है ये, सतपुड़ा से पढ़ रहे ना, तो सतपुड़ा में, ठीक है जी। सतपुड़ा में पंचमढ़ी फेमस हिल स्टेशन है, सतपुड़ा में स्थित है। और उसके साथ अगर बात करूँ मैं, पंचमढ़ी जो है इसको क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है, शायद इसका टाइटल है पंचमढ़ी का, क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, क्लियर है। तो आपने सतपुड़ा के बारे में क्या देखा, मैंने कहा सतपुड़ा आपके पास 7 रेंजेस से मिल करके बनी है, कैसी पहाड़ी है, या रेंजेस हैं इसमें 7 रेंजेस, उसमें महादेव, मैकाल की पहाड़ियाँ आपने याद रखनी है, ज़रूरी सी पहाड़ियाँ। हाईएस्ट पीक की बात करूँ तो धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ किसकी, सतपुड़ा की। हाइट कितनी है, 1350 मीटर। और पंचमढ़ी इसके पास में स्थित है जो कि फेमस हिल स्टेशन है, ठीक है, महादेव की पहाड़ी पर स्थित है ना। अच्छा, अमरकंटक प्लेट्यू भी यहीं पर स्थित है। अमरकंटक प्लेट्यू से मैंने कहा कि रेडियल पैटर्न बनता है, 2 रिवर ओरिजिनेट होती है, एक नर्मदा, एक सोन। अब रेडियल पैटर्न क्या होता है वो हम रिवर में देखेंगे, लेकिन हल्का सा ओवरव्यू यहाँ दे लो। बीच का भाग ऐसा होता है राइस है ना, और रिवर जो है मल्टी डायरेक्शन फ्लो करती है इस तरह से, तो ये पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं अब रेडियल पैटर्न। इस तरफ को नर्मा बहती है और इस तरफ को सोन रिवर बहती है अमरकंटक प्लेट्यू से। क्लियर है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, आई होप क्लियर होगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। अब अपने नेक्स्ट बनती है वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट भी आते हैं, ठीक है जी। ये वाले घाट जो है अब इसको कवर करते हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलिए फिर से मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। वेस्टर्न घाट तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, चलिए वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है जी, ये वाले हिस्से से। अब देखिए वेस्टर्न घाट देखो गुजरात के लगभग स्टार्ट हो रहे हैं, फाइनली जाकर केरला, तमिलनाडु तक, नीचे केरला तक जा रहे हैं। अब वेस्टर्न घाट जो है कॉन्टीन्यूस है। अगर ईस्टर्न घाट की बात करें, मैंने कहा डिसकॉन्टीन्यूड है, ठीक है जी, टूट के हैं। अब देखो वेस्टर्न घाट में आप लिखोगे सबसे पहले, वेस्टर्न घाट जो है ये जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है, लगातार है, लिख लो इनको, दीज आर कॉन्टीन्यूस माउंटेन रेंज, लगातार है, ठीक है, ये लगातार है, माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट के, कॉन्टीन्यूस है। अब एवरेज हाइट भी पूछी जाएगी आपसे, तो कितनी है, एवरेज हाइट तो नहीं पूछी जाएगी, बता रहा हूँ मैं, 1200 मीटर के आसपास एवरेज हाइट है। और लेंथ, लंबाई की बात करें तो कितनी है, 1600 किलोमीटर लॉन्ग है ये, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है इनकी, 1600 किलोमीटर के आसपास, क्लियर है। अब देखिए कॉन्टीन्यूस है ना ये। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ मिलते हैं बीच में, ठीक है। तो जहाँ पे मिलते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, इन पहाड़ियों को कहते हैं अपन नीलगिरी की पहाड़ियाँ, क्या कहते हैं, नीलगिरी माउंटेन रेंज, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों में आपके पास वेस्टर्न घाट मीट ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन कहा हुआ, इन पहाड़ी में क्या बोलते हैं इनको, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये भी लिख लो आप, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं आपके पास नीलगिरी की पहाड़ियाँ, क्लियर है।
लिख लो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब आपसे अमूमन ये पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है। तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे क्या है, दो दो डो डोडा डोडा बेटा, ठीक है जी, डोडा बेटा। ये हाईएस्ट पीक इसकी है वेस्टर्न घाट की, नहीं ये नहीं है, ठीक है जी, डोडा बेटा नहीं है। डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, अनाईमलाई हिल में, ये अनाई NIA अनाई मुड़ी, लिख लो। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाई मुड़ी। सेकंड हाईएस्ट पीक इज डोडा बेटा। फर्स्ट हाईएस्ट पे अनामुड़ी, अनामुड़ी, मुंडी से याद रखो, मुंडी से, ठीक है, हाईएस्ट पीक मुंडी। तो मुड़ी से आपके पास अनाई मुड़ी है 2629 आई थिंक 2695, ठीक है। इसकी हाइट है 2659 मीटर और इसकी है 2637 मीटर डोडा बेटा की, ठीक है। अनाईमुड़ी जो है अनाईमलाई हिल्स में। अच्छा देखो अनाईमलाई हिल तो मैंने बताई नहीं आपको। देखिए जैसे नीलगिरी हिल है ना, वैसे नीचे की तरफ जाओगे तो केरला में आपको अनाईमलाई हिल भी देखने को मिलेगी। और साउथ में सबसे, अगर इंडिया के साउथ में बात करें तो सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया की कार्डमम हिल। क्या है इसको, कार्डमम हिल, कार्डमम हिल, ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ सबसे साउथ मोस्ट में इंडिया की। तो सबसे सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी इंडिया की, कार्डमम हिल्स। मैंने कहा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिले, नीलगिरी पहाड़ियों में। हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुड़ी। कहाँ पे स्थित है, अनामलाई हिल्स में। अनामलाई हिल में अनाईमुड़ी स्थित है। अनाईमुड़ी की हाइट कितनी है, 2695 मीटर फ्रॉम सी लेवल। सेकंड हाईएस्ट पीक डोडा बेटा कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है डोडा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। 2637 मीटर हाइट है सी लेवल से। अच्छा क्लियर है। अब नीलगिरी हो गया अपने पास, अनाईमलाई हो गया, कार्डमम हिल बता दी मैंने आपको ना, सदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया इज कार्डमम हिल, स्टार मार्क कर लो इसको। भारत की सबसे दक्षिणी छोर में कौन सी पहाड़ी स्थित है, कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियाँ कार्डमम हिल, ठीक है। अच्छा जी, अब नीलगिरी को अपने ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। और नीलगिरी जो है वो 3 स्टेट में फैला हुआ है ऐसे करके, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में। क्लियर है ये, क्लियर है। वेस्टर्न घाट को एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। वेस्टर्न घाट आपके, मैंने कहा वेस्टर्न घाट इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे स्थित है और इनकी एवरेज हाइट 1200 मीटर है। टोटल लेंथ की बात करूँ तो 1600 किलोमीटर के आसपास है। इसमें भी आपको कंटिन्यूस है ये। मैंने कहा कि इस वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, जो कि आपके पास अनाईमलाई रेंज में, ठीक है। अनाईमलाई जहाँ पे स्थित है वो अनाईमलाई रेंज में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड हाईएस्ट है डोडा बेटा, ठीक है, जो नीलगिरी में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिल जाते हैं, ठीक है जी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कि लगातार ही कंटिन्यूस है ना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखो, जब भी हम कोई जब भी हम कोई ना माउंटेन रेंज पढ़ते हैं जो कंटिन्यूस रहती है इस तरह से लगातार है, ठीक है, इस तरह से ना ये, तो आपको पता है कि पहाड़ होंगे तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पासेस की, ठीक है जी। पासेस क्या होते हैं, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एक पहाड़ों के ऊपर से रास्ता निकालते हैं जिसको क्या पास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तिब्बती लैंग्वेज में ला कहते हैं इस पास को, हम इंग्लिश में पास बोल देते हैं, हिंदी में इसको दर्रा बोल देते हो आप, ठीक है जी। लोकल लैंग्वेज में इसको, जैसे कि कहीं पे गलू लिखा जाता है, ठीक है जी, तो ये लोकल लैंग्वेज है। अब लोकल लैंग्वेज में कुछ भी पास को बोल सकते हैं। तिब्बती लैंग्वेज में या तिब्बत की भाषा में इसको आप ला कहते हैं, जैसे 12 ला चला, तो ला क्या है, वो पास का नाम है। उमलिंगला, ये ला, जैसे उमलिंगला इज़ हाईएस्ट मोटेबल पास, ठीक है जी। बारालाचला पास कहाँ पे है, हिमाचल में स्थित है। हिमाचल को लेह वाली साइड से कनेक्ट करता है। अच्छा जी, और कौन सा ला और कौन है, ठीक है, तो ये पासेज हैं, ठीक है। बारालाचला, उमलिंगला, ला भी पास को कहते हैं। अब देखो मैंने कहा वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में आपको मेनली पास से, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रेंज है। अब आपको 3 पास मेनली यहाँ पढ़ने हैं। पहला पास लिखो आप, जब आपने मुंबई से पुणे की ओर जाना है, और दूसरा पास आप मुंबई से नासिक की ओर जाने के लिए यूज़ करते हो। तो मुंबई से पी लिख रहा हूँ, ठीक है, पी फॉर पुणे और एन फॉर नासिक। तो आप मुंबई से नासिक जा रहे हो तो बीच में क्या पढ़ रहे हैं, पहाड़ पढ़ रहे हैं ना ये, ठीक है जी। कौन से रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट है। तो देखो जब मुंबई से नासिक जाओगे तो आप यूज़ करोगे थाल घाट। क्या लिखोगे, पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड, ग्रीन। अच्छा जी, जब मुंबई से आप यहाँ पे ना, यहाँ ये जो पास यूज़ कर रहे हो, दिस पास इज कॉल्ड थाल घाट। लिख लो थाल घाट, THL, चल ले भाई, थाल घाट यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड, थाल घाट, ठीक है जी। पहला आपका थाल घाट।
अब मुंबई से जब आप पुणे की तरफ जाओगे तो आप सेकंड पास का नाम है भोर घाट। ये पास जो है, दिस पास इज कॉल्ड भोर घाट, भोर घाट, ठीक है जी। थर्ड जो पास है, अब देखो जब आप साउथ में जाओगे ना तो केरला तमिलनाडु के बीच में यहाँ पे आपको एक पास क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये भी कॉन्टिन्यूस है, केरला इस तरफ को है, केरला इस तरफ को है, तमिलनाडु इस तरफ को है। तो आप जब केरला और तमिलनाडु के बीच में आपको पाल घाट देखने को मिलेगा, जिसको आप पाल घाट को या पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, ठीक है जी। इसका दूसरा नाम है पलक्कड़ गैप। आई होप क्लियर होगा आपको। तो हमने क्या किया, हमने 3 पासेस का यूज़ किया वेस्टर्न घाट में। पहला पास हमने मुंबई से नासिक जाने के लिए यूज़ किया, जिसको मैंने कहा थाल घाट। जब मुंबई से पुणे जाओगे तो आप भोर घाट का पास का प्रयोग करोगे। जब आप केरला से तमिलनाडु के पास जाओगे तो आप पाल घाट का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है। और इसको क्या कहते हैं, पाल घाट को आप क्या कहते हैं, पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, ठीक है। तमिलनाडु केरला के बीच में लिंक है। होपफुली क्लियर होगा। चलो वेस्टर्न घाट हमारे खत्म हो गए, अब ईस्टर्न घाट में मूव करते हैं। ईस्टर्न घाट में वो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ईस्टर्न घाट मैंने कहा पहली बात तो क्या है, इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है ये ऐसे ऐसे। और क्या है, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूट है सर ये, ठीक है जी, मतलब लगातार नहीं है। अच्छा जी, अब रिवर आती है यहाँ से, तुमको काटती भी रहती हैं। अब इनकी हाइस्ट पीक क्या है, अब हाइस्ट पीक आपसे पूछी जाए ईस्टर्न घाट की क्या है, बड़ा खतरनाक नाम है उसका, जिंदा, लिखो जिंदा, जिंदागढ़ा, जिंदागढ़, ठीक है, जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा पीक है आपके पास, हाईएस्ट पीक। और जिंदागढ़ा कैसा नाम है ये, 1690, ठीक है, 1690, जिंदागढ़ा लिख लो, जिंदागढ़ा। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज जिंदागढ़ा। अब ईस्टर्न घाट में बहुत सी रेंजेस है, जैसे कि वेस्टर्न घाट में पड़ी ना, मैंने सह्याद्री बताना भूल गया, सॉरी, सह्याद्री आपको वेस्टर्न घाट का सह्याद्री नाम महाराष्ट्र में है, ठीक है जी। जब आप नीचे जाओगे केरला के आसपास ही हम, क्योंकि कर्नाटक और केरला के बॉर्डर में, मैंने कहा इनको नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पे देखने को मिली, कार्डमम, अनामलाई, उसके बाद नीचे जाओगे तो अनामलाई, ठीक है, फिर लाची की पहाड़ियाँ। तो ये क्या नाम है लोकल रेंजेस के इनके, है ना। वैसे ही ईस्टर्न घाट की बहुत सी रेंज, मल्टीपल रेंजेस आपके पास कहाँ पे, ईस्टर्न घाट में भी। अब ईस्टर्न घाट में आप देखोगे तो नल्ला मल्ला, ठीक है, सुनते रहना ये नाम, नल्ला मल्ला, वेणु, वेणु कोंडा, उसके बाद है अपने पास जापादी, शेवरोए, शेवरोए, ठीक है। ये सारी कहाँ की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ की रेंजेस हैं, ईस्टर्न घाट की। और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़ा। हाईएस्ट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, 1690 मीटर। आपने महेंद्रगिरी सुना होगा, अब मैं पक्का श्योर है कि आपने जब ईस्टर्न घाट पढ़ोगे तो महेंद्रगिरी जरूर सुना होगा आप लोगों ने, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है जी, महेंद्रगिरी। और इसकी 1501 मीटर इसकी हाइट है शायद, ये कंफर्म कर लेना आप। 1501 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, जहाँ तक मुझे याद कर पा रहा हूँ, 1501 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है जी। महेंद्रगिरी जो है आपको उड़ीसा में, ये वेस्टर्न घाट की पहले पूछी जाती थी पेपर में, क्योंकि बहुत, ठीक है जी। तो महेंद्रगिरी ऐसे ही पूछ लिया आप, किस रेंज का पार्ट है, तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है। को फुली क्लियर होगा आपको, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्लियर है। डाइव कर लें आप, हमारे रेंजेस तो पेनिनसुलर रेंजेस खत्म होगी, अब पेनिनसुलर प्लेटी को देख लेते हैं एक बार। अब देखो पठार तो हो गया अपना ये वाला हिस्सा, ठीक है जी। इन्वर्टेड ट्राइंगल है, पेनिनसुला मतलब तीनों साइड से पानी गिरा, और प्लेट्यू मतलब थोड़ा उठा हुआ भाग। अब इसको मैंने ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर, बेली तो आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। पहला आपके पास सेंट्रल हाईलैंड, पेनिनसुलर प्लेटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेटी की बात कर रहा हूँ, आपका सेंट्रल हाईलैंड, हाईलैंड और दक्कन का पठार, डेक्कन का प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। और डेक्कन प्लेट्यू का विस्तार है आपके पास मेघालय का प्लेट्यू। क्या हुआ, क्या यहाँ बाउंसर तो नहीं बजेगा, ठीक है, दोबारा से देखते हैं। ये आपके पास इस तरह का था प्लेट्यू, मैंने कहा इसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करके देखूंगा मैं, 3 हिस्से में डिवाइड करूंगा, इंडिया का मैप समझ लो आप ना। ये आपके पास क्या है, दक्कन का पठार, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू, DP लिख रहा हूँ, DP दक्कन का प्लेट्यू, दिस इज योर सेंट्रल हाईलैंड। और ये आपके पास कौन सा है, ये आपके पास है मेघालय का प्लेट्यू। अब मेघालय का प्लेट्यू इस दक्कन के पठार का विस्तार है। हुआ ये कि यहाँ पे आ गया एक फॉल्ट, फॉल्ट मतलब गैप सा आ गया, इस गैप को कहते हैं मालदा फॉल्ट। क्या कहते हैं, मालदा फॉल्ट, ठीक है जी। इस मालदा फॉल्ट को यहाँ की रिवर के द्वारा भर दिया गया, तो ऐसा लगता ना कि अब ये अलग है दोनों, लेकिन नहीं, कि कुछ फॉल्ट के कारण ये सेपरेट हो गया इससे,
जो मेघालय का प्लेटू, लेकिन इसी का पार्ट है, ठीक है जी। सेंट्रल हाईलैंड पढ़ते हैं सबसे पहले कि पहले दक्कन का पठार देख लें। आप बताओ क्या करें, पहला लिख लो आप, पहला लिख लो आप डेक्कन का प्लेट्यू, डेक्कन DECCN, डेक्कन का पठार या दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार की अगर मैं बात करता हूँ तो आपने जो बीच का हिस्सा ना दक्कन का पठार, जो साउथ वाला हिस्सा है, जैसे ये वाला पार्ट था, ऐसा था ना, सेंट्रल हाईलैंड ये है, तो दक्कन पठार ये सारा है दक्कन का पठार, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेट में इसका विस्तार है दक्कन के पठार का, इसको आप, ठीक है जी। दक्कन के पठार का बहुत से हिस्से में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। दक्कन के पठार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट जो आपके, देखो ये पहली बात ना, किस तरह से बना हुआ है ये पठार का हिस्सा, बना कैसे था, ये सारा बना आपका वॉल्केनिक इरप्शन से, वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ सारा ही। वॉल्केनो जब बाहर निकलता है तो फिर आपके पास वो बेसाल्टिक फ्लड प्लेन से आ रही है, ठीक है जी, लावा निकल करके बहुत लंबी लंबी शीट्स में से फैल गया, तो उससे आपके पास क्या बना, ये पठार बन गया। तो यहाँ पे मेन देखोगे आप तो क्या ये किसका ओरिजिन है, कैसा ओरिजिन क्या है, इट इज़ बेसाल्टिक इन ओरिजिन, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, इट इज़ वॉल्केनिक इन ओरिजिन, वॉल्केनो से बना हुआ सारा पठार आपके पास, और बहुत क्या ये स्टेबल, बहुत स्टेबल, ठीक है जी। सबसे मोस्ट स्टेबल, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया ये, दिस इज़ द स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एंड ओल्डेस्ट, ठीक है जी, लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया। अगर मैं लैंड फॉर्म की बात करूँ तो ये हिस्सा ना आपका, इसको ना देखो यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ छोटा सा। देखो इंडिया का प्लेट ऐसे मूव कर रही थी ना, आपने जब हिमालयस पढ़े थे, मैंने सॉरी हिमालयस तो कहाँ बना दिया मैंने, ऐसे था बस, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, ऐसे करके इंडियन प्लेट आई, फिर इसके टकराई। तो देखो ये पार्ट ना, पेनिनसुलर पार्ट पहले बना हुआ था, ये जाकर के टकराएगा इसके साथ, फिर आपके हिमालयस बनेंगे। मतलब हिमालयस थोड़े इससे कंपैरेटिवली यंगर हैं, ठीक है जी, ये थोड़ा ओल्ड है और मोस्ट स्टेबल भी है और ओल्ड भी है, ये भी याद रखना आपने, जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। क्लियर है, क्लियर है, आई होप ये। और दक्कन के प्लेट्यू को बात करें तो लार्जेस्ट है ना, ये तो दिख भी रहा आपको, सबसे बड़ा ही दक्कन का पठार। अगर सब प्लेट्यू में कंपैरिजन करें, सेंट्रल हाईलैंड या फिर आपके पास ईस्टर्न प्लेट्यू जिसको आप मेघालय प्लेट्यू कहते हैं, दक्कन का पठार, तो सबसे बड़ा दक्कन का पठार ही है, ठीक है जी। इतना इसे याद रखना है इसने आपने, ज़्यादा नहीं कुछ भी इसमें, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट में मूव करता हूँ मैं, नेक्स्ट मैंने कहा सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड में आप देखो, एक तो बार बार बनाना पड़ेगा नहीं, यहाँ पे इसको मालवा का प्लेट्यू कहता है, सेंट्रल हाईलैंड का ये जो वेस्टर्न पार्ट है ना, इसको मालवा का पठार कहा जाता है, मालवा प्लेट्यू। अब यहाँ से बहुत सी रिवर निकलती हैं मालवा के पठार से ना, यहाँ से रिवर निकलती है ऊपर की तरफ को, ऐसे को। अब यहाँ से आपको मैंने रिवर्स नहीं हुआ ना हमारा अभी तक, हाँ इसके बाद रिवर्स करेंगे। तो यहाँ से एक रिवर आती है यमुना, ठीक है। तो मालवा के प्लेट्यू से बहुत सी रिवर्स निकलती है जो कि मालवा की, सॉरी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो एक आपके पास है इसमें बेतवा, ठीक है, चंबल, चंबल तो सुना होगा आपने, चंबल के डाकू, चंबल, चंबल जो है क्या करी, बैड लैंड टोपोग्राफी बनाती है, बैड लैंड टोपोग्राफी। अभी बैड लैंड टोपोग्राफी क्या हुआ, गली इरोजन करती है, गली इरोजन भी करती है, इरोजन जो है शीट इरोजन, गली इरोजन भी एक टाइप है इरोजन का, ठीक है जी। तो बैड लैंड टोपोग्राफी बनाती है। बिहड़ बनते हैं चंबल के, बिहड़ जहाँ पे डाकू थे आपके पास, कौन कौन से डाकू थे चंबल में, गब्बर, और कौन था, पान सिंह तोमर, ठीक है। ये सारे डाकू कहाँ पे, चंबल के बिहड़ों में पाए जाने वाले डाकू। तो चंबल रिवर के ऊपर ये मालवा के बेल्ट से निकलती है आपकी चंबल नदी, ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने कहा इसको मालवा कहते हैं। यहाँ से सोन नदी निकलती है यहाँ से, यहाँ सोन नदी तो यहाँ से निकलेगी इस तरह से। ये कौन सा है, ये आपके पास कौन भाई, चंबल बताइए ना, चंबल है, बेतवा है, यहाँ से केन है, ये सारी नदी यहाँ से निकलती हैं, ठीक है जी। या फाइनली फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो याद याद रखना है। अच्छा, इसके ईस्टर्न साइड को कहते हैं आप, इसको कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार के ईस्टर्न से यहाँ से एक गोदावरी नहीं, यहाँ से कौन निकलती है, जिसको सौर ऑफ बंगाल कहते हैं। आप कौन सी रिवर थी वो, सौर ऑफ बंगाल थी आपके पास, दामोदर, ठीक है, दामोदर रिवर। तो दामोदर यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। और बाद में रिवर पढ़ाऊँगा, सुवर्ण रेखा रिवर, यहाँ से एक सुवर्ण रेखा रिवर भी, उसका ओरिजिनेट भी यहाँ होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपने कि जो आपके पास छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ईस्टर्न है ना, इसका ईस्टर्न बॉर्डर है आपका सेंट्रल हाईलैंड का ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आपके पास, मैंने कहा यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको सौर ऑफ बंगाल कहेंगे आप, और वो रिवर है दामोदर, दामोदर रिवर, ठीक है जी। दामोदर रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, भी याद रखना, रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली क्या होती है बताया नहीं ना मैंने। रिफ्ट वैली देखो, दो ऐसे
बीच में से, अच्छा माउंटेन जब बनते हैं ना तो 3 प्रकार से बनते हैं। एक आपके हो गए प्लेट के टकराने से, बीच का फोल्ड हो गया माउंटेन, ठीक है, बन गया। दूसरा आपके वॉल्केनिक एरप्शन से, नीचे से वॉल्केनो निकला, ऊपर जाके ऐसे 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 करके उसने पहाड़ बना दिए। और तीसरा आपके पास बनता है कोई फॉल्ट आ गया अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कोई फॉल्ट आ गया और इस तरह का क्रिएट हो गया, ठीक है, इस तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ। तो ये जो बन गया आपके पास, ये ऊपर का हिस्सा उठा हुआ ना ये, और ये जो नीचे वाला इसको ग्रेबन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉस्ट। हॉस्ट तो ये जो ये होता है ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में। तो ब्लॉक माउंटेन कैटेगरी में जब बीच का हिस्सा जो नीचे रह गया ना, ये दिस पार्ट, इसको बोलते हैं रिफ्ट। ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए आप, ठीक है, दिस इज़ रिफ्ट। तो ऐसे ही है ना, जो आपकी नर्मदा है और तापी है, वो विंध्याचल और सतपुड़ा की रिफ्ट में फ्लो करती है ऐसे नीचे को। नर्मदा जो विंध्याचल और विंध्या और सतपुड़ा की रिफ्ट में फ्लो करती है। तो बाकी रिवर आप पढ़ोगे सारी इस तरफ को जाएंगी, मैंने कहा टिल्ट इस तरफ को है, रब रिवर आप पढ़ोगे ना। लेकिन ये इस पेनिनसुलर प्लेटू में जो ये है नर्मदा नदी और तापी नदी है, वो वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी, बाकी रिवर ईस्ट को फ्लो करेंगी। ये देखेंगे कारण इसका टिल्ट है, ठीक है, और ये रिफ्ट वैली में बहती है इसलिए वेस्ट को फ्लो करती है। वैसे ही मैंने कहा छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपकी रिवर निकलती है दामोदर, जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ख़राब से हो गया अपने पास। मैंने कहा ये हो गया आपके दक्कन का पठार, पेन चेंज करो, सेंट्रल आइलैंड, और ऐसे ही आपका मेघालय का पठार है। अब मेघालय का पठार मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेघालय का पठार बाकी कुछ नहीं दोस्तों, ये इसी का विस्तार है, ठीक है, किसका, दक्कन के पठार का विस्तार है ये। और यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया जिसको कि मैंने कहा मालदा का फॉल्ट, दिस इज़ मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट के आने से फिर नदी के डिपोजिशन फीचर करती है नदी, जब नदियाँ बढ़ेंगी तो अपने साथ बहुत कंकड़ मिट्टी मिट्टी पत्थर लाती है, तो लाखों करोड़ों सालों में इस फॉल्ट को फिल्टर कर दिया गया उसके द्वारा। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेपरेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक इसी का टूट के हिस्सा है, ठीक है। अब देखो, अब जब मेघालय प्लेट्यू की बात करते हैं, तो मेघालय प्लेट्यू में आपको इस तरह का प्लेट्यू का मेघालय, इसमें मेन आपको 3 रेंजेस दिखते हैं, गारो, खासी, जंतिया, ठीक है। क्या है, गारो, खासी, आप शायद आपने सुना होगा घासी के बारे में, या जंतिया, ठीक है। अब क्या है, गारो, खासी, जयंतिया जो है, जब मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगा मैं कहूँगा यहाँ से हवा तो अंदर जाएगी ना मॉइस्चर को लेकर, तो फनल ऐसे फनल ट्रैप हो जाती है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी, खासी हिल्स में। क्या नाम है प्लेस का, मौसिन राम, चिरापुंजी, सुना होगा आई एम श्योर आपने ये नाम। तो ये हैं वो सारे हिस्से, ठीक है, ये सारे प्लेट्यू। अब देखो, ये अपने पास गारो, खासी, जयंतिया क्या है, ये प्लेट्यू है, याद रखना ये पठार का विस्तार है। जब आपने रेंजेस पढ़ी थी ना, वहाँ पे मैंने आपको जब ईस्टर्न की रेंजेस पढ़ाई थी, पूर्वांचल की पढ़ाई थी जब ना, पटकाई बम होगी आपके पास, ठीक है, नागा हिल्स, मीज़ो हिल्स, लुशाई, सारी क्या हिल्स थी, वो थी इसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट। लेकिन गारो, खासी, जयंतिया जो है, ये जयंतिया किसकी पार्ट है, ये पठार का पार्ट है, ठीक है। ये क्या पूछा जाता है पेपर में, इसको ध्यान रखना आपने। गारो, खासी, जयंतिया जो पठार का पार्ट है, इसका विस्तृत पार्ट है यहाँ गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है जी। अब देखो, असम है ना यहाँ पे ऊपर को, यहाँ पे आपके पास कार्बी आंगलोंग, आंगलोंग, ये आपके पास असम में पड़ा। उसके बाद एक है नॉर्थन कचार हिल्स, ये कहाँ पे स्थित है, ये भी असम में, ये भी प्लेट्यू है असम में। एक आप है कार्बी आंगलोंग और नॉर्थन कचार हिल, और एक मैं भूल रहा हूँ यार, मिहिर, मिहिर हिल शायद है ना, मिहिर, यस, एक आपके पास मिहिर, मिहिर ये भी है, क्या है आपके पास, पठार का एक्सटेंशन है इसकी, मेघालय पठार की। तो मिहिर हिल पूछी जाए, कार्बी आंगलोंग पूछी जाए आपसे, कचार पूछी जाए, तो सारी क्या हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, ये पठार का हिस्सा है, ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है जी। होपफुली आपको ये नॉर्थ ईस्ट का, असम का, मेघालय का प्लेट्यू भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये था हमारे पास सारे कहानी, और मैंने 2 ही पेज में निपटा दिया शायद, है ना। चलो ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे आपके पास एक मैप है, इस मैप को देख लो, ये आपका दक्कन का पठार, ठीक है। सबसे पहले हमने अरावली देखी ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरावलीज़ की सबसे हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, ठीक है, 1722 किलोमीटर। अरावलीज़ मैंने कहा यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है, पालनपुर है शायद, गुजरात में जो प्लेस है उसका नाम है पालनपुर से स्टार्ट होती है और दिल्ली के रायसीना तक जाती है। और रायसीना के पास ही आपके राष्ट्रपति भवन भी स्थित है, रायसीना डायलॉग भी होता है, ठीक है जी, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा ही। अच्छा जी, मैंने कहा उसके बाद हमने पढ़ी थी विंध्याचल रेंज, विंध्या रेंज, फिर हमने सतपुड़ा पढ़ी थी, सतपुड़ा की एक्सटेंशन आपने महादेव हिल, मैकाल हिल, महादेव हिल पे सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक जिसका नाम था धूपगढ़, कितनी हाईएस्ट थी, 1350 मीटर के पास हाइट थी। विंध्याचल की सबसे हाइट के पीक का क्या नाम था उसका नाम था सद्भावना शिखर, ठीक है। सद्भावना शिखर की हाइट कितनी थी, 752 मीटर। अच्छा जी, फिर मैंने आपको वेस्टर्न घाट पढ़ाए, ये वाले वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट मैंने कहा कि
वेस्टर्न घाट में आपको जो है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा नीचे, इसके नीचे जाओगे तो अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है, 2695 मीटर्स की हाइट है। कार्डमम हिल आपके सदर्न मोस्ट हिल है सबसे इंडिया के, ठीक है जी। दक्षिणी छोर पे जब हिल की बात करें और दक्षिणी पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है, ठीक है जी। कन्याकुमारी, या इसको केप कैमोरिन भी बोलते हैं आप, ठीक है। अच्छा ये हो गया, उसके कार्डमम हिल हो गया अपने पास। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स हो गए। अच्छा वेस्टर्न घाट को मैंने कहा घाटों को क्रॉस करने के लिए पहाड़ हैं, तो पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सर मैम पासेस। तो पासेस यहाँ से आपके पास थाल घाट है जो कि आप मुंबई से नासिक के लिए यूज़ करोगे। बोर घाट है जिसको आप मुंबई से पुणे के लिए यूज़ करोगे। वेस्टर्न घाट के नीचे उतरते जाओ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पहुँच गए नीलगिरी में। नीलगिरी में वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से मिल रहे हैं। ये आपके पास नीलगिरी जो कर्नाटक में, केरला में तमिलनाडु में फैली हुई है, ठीक है जी। इसको मिटाते हैं ताकि नीचे का साफ दिखे। अच्छा जी, नीचे अपने पास जाओ, देखो डोडा बेटा नीलगिरी में स्थित है, 37 मीटर हाइट है। यहीं पे आपको डोडा बेटा नीलगिरी में ऊटी नाम का फेमस हिल स्टेशन देखने को मिलेगा। आई होप आपने सुना होगा, ठीक है, कुछ लोग गए भी होंगे। और नीचे जाके आप जब अनाईमुड़ी में जाओगे तो अनामड़ी अनामलाई में स्थित है, अनामलाई में स्थित है। तो अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है किसकी, वेस्टर्न घाट की। कितनी हाइट है, हाइट है इसकी, हाईएस्ट पीक है तो हाइट भी पता होनी चाहिए, 2695 मीटर। देन वी हैव कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल सदर्न मोस्ट हिल होगी, क्लियर है। उसके बाद ईस्टर्न घाट की तरफ मूव कर जाते हैं। ईस्टर्न घाट मैंने कहा डिसकंटिन्यूड है, सर में आप देख लो, आप टूटे हुए हैं सारे ये, ठीक, कंटिन्यूस है नहीं। अच्छा डिसकंटिन्यूड है, तो उसके बाद मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे भी आपको देखो हिल्स देखने को मिलेगी, नल्ला मल्ला पल्ला कोंडा, ठीक है, जावेडी हिल, जावाड़ी हिल्स। उसके बाद शेवरॉय हिल्स थी इसके नीचे हमने, और चलो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हाईएस्ट पीक मैंने कहा था क्या थी, जंदागढ़ा, लिखी गई, ये लिखिए, इसको अरोया कोंडा, इसको जिंदागढ़ा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका जिंदागढ़ा या अरोया कोंडा, ये भी आ सकता नाम, ये मैंने बताया नहीं था आपको, ठीक है। अरोया कोंडा जिंदागढ़ा मेरे दिमाग से निकल गया। 1680 मीटर की हाइट है इसकी। अच्छा उसके बाद महेंद्रगिरी पहाड़ी बताई मैंने, ये पूछी जाती है 1501 किलोमीटर के आसपास। ये कुछ एक हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की। अब उसके बाद हमने देखा कि प्लेट्यूस, डेक्कन का पठार देखा, दक्कन का पठार देखो, कर्नाटक का पठार, ये सारा दक्कन का पठार है, दिस ऑल। मैंने कहा कि किससे बना था, लावा का ओरिजिन से बना है, ठीक है। और स्टेबल, मोस्ट स्टेबल है आपके पास। लैंडफॉर्म फीचर ऑफ इंडिया की बात करें, सबसे स्टेबल, सबसे पुराना। उसके बाद देखो ये वाला सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो मालवा का पठार है, मालवा के पठार से अभी चंबल की नदी ओरिजिन की, सोन, ठीक है, बेतवा, स्केन, बेतवा, सोन तो यहाँ से निकलती है, ठीक है। वो तो यहाँ से निकलती है अमरकंटक के पास है ना, सोन तो, और नर्मदा तो अमरकंटक के पास निकलती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव, क्या ये हो गया सर, ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार से यहाँ से एक रिवर निकलेगी। अब पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे जो कि जैन तीर्थंकर के नाम पे रखी गई है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटियो हो गया अपने पास, ठीक है। अब मेघालय का प्लेटियो विस्तार है, किसका विस्तार है, आपके पास दक्कन के पठार का ही विस्तार है ये। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे गारा, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ देखी हमने। अच्छा मिकीर पहाड़ियाँ, मिहिर नहीं, मिकीर की पहाड़ियाँ थी वही, मिकीर है वो, है ना जी। मैंने मिहिर बता दिया ना आपको, मिहिर नहीं, मिकीर की पहाड़ियाँ, मिकीर की पहाड़ियाँ, कार्बी आंगलोंग में ये ऊपर स्थित है। सारा किसका पार्ट है ये, दक्कन के पठार का। होपफुली आपके पास पठार क्लियर होंगे वो। चलो आइलैंड्स कल की क्लास में करेंगे यार, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आइलैंड्स कल कवर करेंगे, और फिर अपने पास कितने फीचर्स रह जाएंगे, आइलैंड्स बचे हैं, डेजर्ट बचा है शायद, आइलैंड बचे हैं, और बस हो गया ऑलमोस्ट फिर। हाँ ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।